महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ बोली, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए साधन न होने से गरीब बच्चों को हो रहा है नुकसान। हम स्कूल खोलने का कर रहे हैं प्रयास। मुंबई में आज बढ़े कोरोना के केस, 24 घंटे में 400 से ज्यादा नए मामले, 4 की मौत। बीएमसी ने जल्द टेस्टिंग से किया है तीसरी लहर से मुकाबला। मुंबई में 73% आबादी को पहली और 25% को लग चुकी है दोनों ही डोज। मुंबई में यूरोप, यूके, मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, चीन, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड आदि देशों से आने वाले यात्रियों को दोनों ही वैक्सीन लगने के बाद करवाना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। बीएमसी ने कहा है कि कोरोना के एक नए स्ट्रेन का पता लगने के बाद इन देशों से आ रहे वैक्सीनेटेड यात्रियों के टेस्ट करने का फैसला लिया गया है। पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश, तीसरी वेव की आशंका को देखते हुए बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए रिजर्व रखा जाए 10% बेड्स को। पुणे में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, एक ही दिन में 2 लाख लोगों को लगे हैं टीके। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 4,456 केस, 183 मरीजों की मौत। सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की, 12 एमएलसी नामांकन पर चर्चा। पिछले महीने हाईकोर्ट ने कहा कि उचित समय में एमएलसी नामांकनों पर निर्णय लेना राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व। सायरा बानू की सेहत बिगड़ी, सांस लेने में दिक्कत और ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद हिंदुजा हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती। एक्ट्रेस पायल रोहतगी पर पुणे में एफआईआर दर्ज, पायल के खिलाफ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला। ठाणे भिवंडी में लगातार 2 दिनों से भारी बारिश, लोगों की बढ़ी है मुश्किलें। मुंबई में मलेरिया और डेंगू के बढ़ने वाले मामलों पर नियंत्रण के लिए बीएमसी ने निकाला है अनोखा रास्ता, ड्रोन का किया जा रहा है इस्तेमाल। ठाणे में सिंह फाल्गुनी पाठक के कार्यक्रम में दिखी कोरोना नियमों पर लापरवाही, बिना मास्क जमा हो गई थी भीड़। कल्याण रेलवे स्टेशन पर रात 11 बजे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक यात्री को लूटने की कोशिश हुई। यात्री के चिल्लाने के बाद प्लेटफॉर्म पर तैनात रेलवे पुलिसकर्मी ने आरोपी को पकड़ लिया। चंद्रपुर में पैसों को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या, एक आरोपी की गिरफ्तारी। गोवा में डॉक्टर की पिटाई पर भड़का बवाल, मारपीट के 4 आरोपी गिरफ्तार। सूरत में ऑटो चलाते हुए ड्राइवर की अचानक से मौत हुई, सीसीटीवी कैमरे में मामला दर्ज। 114 अंकों की गिरावट के साथ 57,338 पर सेंसेक्स बंद हुआ। 55 अंकों की गिरावट के साथ 17,076 पर निफ्टी बंद। 1,12,000 करोड़ से ज्यादा रहा अगस्त में जीएसटी कलेक्शन, अगस्त 2020 के मुकाबले 30% का इजाफा। 7 दिनों के बाद बुधवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी, 13 से 15 पैसे प्रति लीटर घटे हैं दाम। इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में निपटने के लिए सेबी करेगी तकनीकी का इस्तेमाल, सर्विलांस सिस्टम को बनाया जाएगा ज्यादा मजबूत। चिप की कमी से परेशान मारुति घटा सकती है अपना उत्पादन, 60% तक कम हो सकता है कारों का प्रोडक्शन। बजाज ऑटो, टोयोटा, एमजी मोटर्स की बिक्री अगस्त में बढ़ी, एस्कॉर्ट्स की बिक्री में पिछले महीने आई है गिरावट। लॉकडाउन में मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र ने दी है अर्थव्यवस्था को रफ्तार, मूडीज की रिपोर्ट में किया गया है दावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ वसूली केस की जांच कर रही सीबीआई ने आज देशमुख के आवास से उनके एक वकील को हिरासत में ले लिया। सीबीआई वकील से इस केस में लीक हुई उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट को लेकर पूछताछ कर रही है, जो आंतरिक जांच का एक डॉक्यूमेंट है। आधिकारिक तौर के मुताबिक अनिल देशमुख के दामाद गौरव चतुर्वेदी से भी पूछताछ की गई है और उन्हें बाद में जाने दिया गया। अनिल देशमुख जी के परिवार के लोग, उनकी बेटी, बहू, दामाद अपने वकील के साथ वर्ली निवास स्थान से बाहर निकलते समय 1 दर्जन से अधिक लोगों ने उन्हें रुकाया, गाड़ी से निकालकर अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए। कहा जाता है कि वो सीबीआई के लोग हैं। किसी भी तरह से डिटेन करने के लिए कोई नियम, इंक्वायरी के लिए कोई नियम प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। हमें लगता है कि इस देश में कानून का राज है, कि राज्य करने वालों का कानून इस देश में चल रहा है। सीबीआई को स्पष्ट करना पड़ेगा कि जिस तरह से ये सारी कार्रवाई हुई है, किस नियम और कानून के तहत है, ये सीबीआई जवाब दे। मुंबई में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है अभी, इस पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप यह है कि फ्लाईओवर के खराब कंस्ट्रक्शन की वजह से यहां दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों की जान जा रही है, जबकि बीएमसी की सफाई है कि दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग की वजह से हो रही हैं। हालांकि अब बीएमसी ने स्पीड ब्रेकर लगवाने की बात कही है। मुंबई के घाटकोपर मानखुर्द फ्लाईओवर का उद्घाटन 1 महीने पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों बड़े जोर शोर से हुआ था। उस समय स्थानीय नागरिक बहुत खुश थे कि फ्लाईओवर से उनका समय बचेगा।
पर 1 महीने के अंदर वो इस फ्लाईओवर को किलर फ्लाईओवर कहने लगे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसे ठीक करवा कर ही शुरू करें। इनका आरोप है कि फ्लाईओवर की सड़क की क्वालिटी बहुत घटिया है, जिसके चलते वाहन फिसलते हैं और दुर्घटनाएं घटती हैं। टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो है वो 34 मोर देन 34 हो चुके हैं, जिसमें से 9 लोगों की डेथ हो चुकी है। ठीक है, और इस रोड का एक टेक्निकल इश्यू ये है कि इसका जो रफनेस है, जो रफनेस देखा जा रहा है रोड के ऊपर, तो मैंने बीएमसी के ऑफिसर से भी इस टॉपिक में बात किया, तो उन्होंने कहा कि हम लोग जितना हो सके इसको रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट इसका है जो कि स्पीड, यहाँ पे साइन बोर्ड लगाया गया स्पीड का जो कि 50 की लिमिट है। ठीक है, बट व्हीकल जो है कि मोर देन 50 के अबो ही जो व्हीकल की जो स्पीड है वो मोर देन 50 अबो जा रही है, जिसकी वजह से वो ब्रेक ना लगने की वजह से यहाँ पे चांसेस जो एक्सीडेंट्स के ज्यादा हो रहे हैं। मंगलवार को 34 साल के यूसुफ खान की इस फ्लाईओवर पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वो जिस बाइक पर पीछे बैठे थे, इस फ्लाईओवर पर वो फिसल गई। यूसुफ के परिवार में 3 साल का बेटा है और गर्भवती पत्नी है। पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया है। स्थानीय लोगों ने इसके लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन भी शुरू किया हुआ है, जिसे देखकर मुश्ताक अंसारी, जो मुंबई में सड़कों के गड्ढे भरने के लिए जाने जाते हैं, वो पहुँच गए। तो रोड का जो सरफेस है काफी ये स्टिफनेस है, मतलब इसमें ये रफनेस नहीं है। रफनेस जैसा होना चाहिए, ब्रेक लगने के बाद इसमें ट्रैक्शन होना चाहिए, ट्रैक्शन नहीं है। इसमें ऐसा है कि जरा भी इसमें ऑयल गिरेगा 1-2 बूंद भी तो इमीडिएटली स्किड होगा। और हमने रास्ते भर में देखा तो काफी जगह पे बाइक के पार्ट्स वगैरह, बम्पर वगैरह पड़े, और इससे क्लियरली ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे काफी सारे हादसे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पब्लिक मूवमेंट नहीं है, तो काफी सारे चीज अनरिपोर्टेड भी चली जाती है। फ्लाईओवर की लंबाई 2.9 किलोमीटर है। इसे बनाने में 580 करोड़ रुपए का खर्च आया है। बीएमसी के मुताबिक फ्लाईओवर की डिजाइन 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बनाई गई है, पर लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं, इसलिए हादसे हो रहे हैं। अब बीएमसी ने फैसला किया है कि इस फ्लाईओवर पर वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए हर 500 मीटर की दूरी पर स्पीड बम्प बनाए जाएंगे और रम्बलर्स भी लगाए जाएंगे। वाहन फिसले नहीं, इसलिए जहाँ जरूरी लगेगा सड़क को खुरदरा बनाया जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके बाद हादसे रोकेंगे। ब्रिज की अगर आप बात करें तो सरफेस अगर आप देखें तो ये सामने है, फ्लैट और स्मूथ सरफेस यहाँ पर नहीं है। जो टार इस्तेमाल किया गया है, आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है इस फ्लाईओवर को इनॉग्रेट होने के बाद, और उसके बाद ही आप देखेंगे कि ये सरफेस ये निकल रहा है, स्मूथनेस निकल रही है। और मुंबई में जिस तरह की भारी बारिश होती है, उस बारिश में खासकर जो बाइकर्स है, उन बाइकर्स को जो है बहुत बड़ा नुकसान इस ब्रिज से हो सकता है। इसलिए यहाँ के रेसिडेंट्स की मांग है इस फ्लाईओवर को बंद करने की। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश फिर से आफत लेकर आई है। मुंबई और उसके आसपास 2 दिन से हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। हर तरफ पानी ही पानी, मानो पूरे इलाके में ही सैलाब उतर आया। न रास्ते का पता, न सड़कों का। लोग डूब डूब कर चल रहे हैं। घर बार सब डूब गए, कहीं कहीं तो पूरा घर ही पानी में समा गया। पानी की धार इतनी तेज है कि सब कुछ बहाने पर आमादा है। ये हाल है महाराष्ट्र के जलगांव का, जहां आसमान से ऐसी आफत बरसी कि सभी त्राही त्राही कर रहे हैं। पानी की धार इतनी तेज है कि सब कुछ बहा ले जाए। हाईवे पर पहाड़ी से मलबा उतर आया और ट्रक ही फंस गया। भारी बारिश के कारण जलगांव के 40 गांव के 10 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यहाँ 200 से ज्यादा जानवर बह गए। एक शख्स की भी मौत हो गई। गिरना नदी का रौद्र रूप हर किसी को डरा रहा है। भिवंडी में भी लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। बारिश से भिवंडी का 3 बत्ती भाजी मार्केट इलाका पानी पानी हो गया। सब्जी वाले कमर भर पानी में खड़े होकर सब्जी बेचने लगे। ऐसा लग रहा था मानो झील में बाजार लगा हो। ठाणे में बारिश से जावनदीप चौल में पहाड़ी की मिट्टी आकर गिरने लगी। इससे कई घरों को नुकसान पहुंचा। घरों की छतें टूट गईं। औरंगाबाद में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पहाड़ से धार फूट पड़ी। इससे आए मलबे हाईवे पर बिखर गए, जिससे सड़कों पर गाड़ियों की
लाइन लग गई। औरंगाबाद का कन्नर तालुका पूरी तरह से डूबा हुआ है। भीलदारी गांव में एक झील में उफान आने से निकट के इलाकों में पानी भर गया। आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में आज से पहली बार देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर स्कूल खुले हैं। इसके साथ ही बहस छिड़ गई है कि क्या यह फैसला सही है, क्योंकि भारत में अभी 18 से कम उम्र के बच्चों को कोई वैक्सीन नहीं लग रही है। दूसरी तरफ परेशानी ये भी है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि राज्य सरकार इस बात को समझती है और स्कूल खोलने को लेकर जल्द फैसला लिया जाएगा। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है। 2020 में बंद हुए स्कूल कोरोना प्रोटोकॉल के नए मिजाज के साथ 2021 में फिर खुल रहे हैं। 1 सितंबर को कई अन्य राज्यों के साथ देश की राजधानी दिल्ली में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों का ताला खुला। यूं तो दिल्ली के छात्रों को कमोबेश ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा जरूर थी, लेकिन स्कूलों के ताले खुले तो इन छात्रों की मानो जान में जान आई। आई थिंक फॉर एवरी स्टूडेंट ये बहुत अच्छी फीलिंग है कि क्लासरूम में आकर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर पढ़ना, टीचर से डाउट फिजिकली पूछना एंड दोस्तों से बातें करना। सो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। सर मेन मकसद हमारा पढ़ाई था, तभी तो सर इतनी बारिश से हम लोग आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए केवल। स्कूल को बहुत 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 ज्यादा मिस किया और पहला दिन अच्छा लग रहा है, पर बारिश की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई आने में। घर वाले भी जानते हैं कि ऑफलाइन ज्यादा अच्छे से बच्चे पढ़ पाते हैं, फोकस कर पाते हैं, टीचर से शेयर कर पाते हैं, डाउट्स पूछ पाते हैं, तो घर वाले ने भी रोका नहीं। ऑनलाइन भी कर लेते हैं और स्कूल में भी आने का शौक है मैम। फिजिकल क्लास हो तो बेहतर है। क्यों मैम? फिर स्कूल में आके मैम सही होता है ना, ऑनलाइन में नेटवर्क चलते हैं नहीं चलते हैं मैम, इसीलिए प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क प्रॉब्लम भी। बेशक स्कूल खोलने से पहले कोरोना से बचने के तमाम उपायों की गारंटी दी गई है, लेकिन कोरोना गया नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका सर पर खड़ी है। इसलिए स्कूलों के खोले जाने के स्वागत में भी एक संशय है, एक परेशानी है। कम से कम ऐसी सावधानी तो जरूर है जो स्कूलों में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलकूद और मौज मस्ती या यूं कहें कि पर्सनल डेवलपमेंट के पुराने दिन तो नहीं लौटा सकते। खूब झेलने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान उन बच्चों का हुआ जो अपने स्कूल से दूर रहे। और 1 सितंबर से जब दिल्ली में स्कूल खुले हैं 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा के लिए, और अगली जो कक्षाएं हैं इसके नीचे की, उन्हें 8 सितंबर से शुरू किया जाएगा। और आज ये पहला दिन है जब इन बच्चों को एक लंबे समय के बाद अपने स्कूल जाने का मौका मिला है। हम वेस्ट विनोद नगर में हैं और यहाँ जो सर्वोदय विद्यालय है, आज पहला दिन है इन बच्चों के लिए। ये सिर्फ 12वीं की छात्राएं हैं। स्कूल अपने हिसाब से सैनिटाइजेशन करके अलग अलग व्यवस्थाओं में बच्चों को बुलाएगा, लेकिन आज 12वीं की जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार आज 1 सितंबर से फिजिकल क्लासेस की शुरुआत दिल्ली के स्कूलों में हो गई है। क्लास 9 से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए। हम इस वक्त हैं हारकोट बटलर स्कूल जो कि मंदिर मार्ग दिल्ली में है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हालांकि फिजिकल क्लासेस की शुरुआत हो गई है, बहुत ही कम बच्चे आज स्कूल तक आए हैं। एक तो तेज बारिश, ऊपर से कोरोना वायरस का डर, और ज्यादातर स्कूल्स की प्रिंसिपल्स का यही कहना है कि जब तक पेरेंट्स की तरफ से कंसेंट नहीं आता तब तक वो फिजिकल क्लासेस की तैयारी शुरू करने की कोशिशें नहीं करेंगे। दिल्ली समेत देश भर के कई राज्यों में स्कूल खुले हैं, लेकिन अब भी अभिभावकों का एक बड़ा वर्ग है जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने को राजी नहीं है। बच्चों को कहीं कैच ना। Ma'am, of course there is a fear, there is a third wave fear and everything. So of course we cannot take the risk at all. It's very good that they have given us 2 options. One is offline and one is online, and we are very much satisfied they have given the online. अभिभावकों की अपनी चिंताएं वाजिब हैं, लेकिन स्कूलों को खोलने का फैसला लेने के लिए विशेषज्ञों ने मंथन किया है। हाल ही में एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा भी था कि स्कूल न खोलने से सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं प्रभावित होती, बल्कि बच्चों पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है। तो ये एडवाइस रहेगा कि जहाँ पे हमारे केस पॉजिटिविटी बहुत कम है, जैसे हम दिल्ली में देख रहे हैं और वो कई दिनों से है, वहां पे
स्कूल खोलना ठीक रहेगा, क्योंकि 1.5 साल से स्कूल नहीं चल रहे और कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि उनको ऑनलाइन की फैसिलिटीज नहीं है, वाईफाई नहीं है, या स्मार्टफोन या कंप्यूटर नहीं है उनके पास। दूसरा, स्कूल में सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कई चीजें जो हैं वो बच्चे की डेवलपमेंट में सपोर्ट करती हैं, चाहे वो सोशल इंटरेक्शन हो, कैरेक्टर बिल्डिंग हो, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हो, बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना हो, वो सब चीजें रुकी हुई हैं। तो इसलिए स्कूल खोलना अगर सिचुएशन ठीक है तो जरूरी है। भारत में जायडस कैडिला के कोरोना टीके को मंजूरी है जो 12 साल के ऊपर के बच्चों को लग सकती है, लेकिन अभी बच्चों का टीकाकरण शुरू नहीं हुआ है। इसलिए भारत में बच्चों को स्कूल भेजने का फैसला एक चुनौती भरा कदम है। दिल्ली से स्नेहा और अनीशा माथुर के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक। अफगानिस्तान में तालिबान की कैसी दहशत है ये न तो बताने की जरूरत है और न ही जताने की, मगर अफगानिस्तान में तालिबान की दहशत को भारत में राजनीति का टूल बना दिया गया है। यूं समझिए कि तालिबान भारत की राजनीति का नया मुद्दा है। हमारे देश के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए तालिबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की दहशत है और हिंदुस्तान में उस दहशत पर राजनीति। अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता है और हिंदुस्तान में उस क्रूरता पर सियासत। अफगानिस्तान में तालिबान की बलजबरी है और हिंदुस्तान में उस बलजबरी पर बयानबाजियां। तो तालिबान हिंदुस्तान में सियासतबाजी का नया मुद्दा है। इसी मुद्दे में विवाद का छौंका लगा दिया बीजेपी के महासचिव सीटी रवि ने। हमारा लक्ष्य है डेवलपमेंट एंड हिंदुत्व। हिंदुत्व का बद्धता भी है और डेवलपमेंट के ध्यान रख करके हम काम करेंगे। सीटी रवि ने जो बात कही है, इसी से मिलती जुलती बात गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने भी कही थी। नितिन पटेल ने तब कहा था कि जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं, तभी तक देश में लोकतंत्र है, कोर्ट कचहरी है, नियम कानून है। જ્યાં સુધી આ દેશમાં હિન્દુઓની બહુમતી છે ત્યાં સુધી જ બંધારણ, ત્યાં સુધી જ કાયદો, ત્યાં સુધી જ બિન સાંપ્રદાયિકતા આ વાતો કરનારા કરશે, ના કરે ભગવાન। અને 1000-2000 વર્ષે હિન્દુઓની સંખ્યા ઘટી, બીજા લોકો વધ્યા, એ દ્વારા કોઈ કોર્ટ કચેરી નહીં, કોઈ લોકસભા નહીં, કોઈ બંધારણ નહીં, कोई बिन सांप्रदायिकता नहीं, बधु हवामा अन्न दफनाई देसे। तालिबान के बहाने हिंदू राष्ट्र बनाने या बन जाने की इस राजनीति के बीच कितने तालिबान वाली सियासत भी हावी हो रही है। सियासी जमातें अपने विपक्षियों को तालिबानी कह रहे हैं। आरजेडी वाले जगदानंद कह रहे हैं कि आरएसएस तालिबानी है। नाम नहीं है, एक संस्कृति है अफगानिस्तान में और भारत में। ये आरएसएस तालिबानी ही है, ये और कुछ नहीं है। गाड़ी काटता है, मारता है इंसान को, सब्जी बेचने वाले को, चूड़ी बेचने वाले को, पंचर काटने वाले को, किसी तरह जीव को पालन करने वाले को मारता है। अकेले जगदानंद ही क्यों, बीजेपी के महासचिव सीटी रवि कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी तालिबानी है। कर्नाटक तालिबान का जैसे है, मुद्दा एक ही है। तालिबान का मुद्दा, एमआईएम के मुद्दा, एसडीपीआई के मुद्दा एक ही है। कलबुर्गी में तालिबान नहीं चलेगा। सीटी रवि का जवाब असदुद्दीन ओवैसी अपने तरीके से देते हैं। बच्चा है जी, उसको कुछ नहीं मालूम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। क्या है कि बैन करो तालिबान, चलो बोलो, तुम्हारे मोदी को जाके बोलो बैन करो तालिबान को, यूएपीए के टेरर लिस्ट में इनको नाम डालो। तो यूं समझिए कि तालिबान अफगानिस्तान के लिए भले ही बेबसी, बेचारगी, बदहवासी, बदमिजाजी का नाम हो, लेकिन भारत के लिए फिलहाल राजनीति का जरिया बन गया है और हमारे देश के नेता तालिबान के मसले पर जोरदार राजनीति कर रहे हैं।
आज तक ब्यूरो। बिहार में गंडक नदी की बाढ़ का प्रकोप उसके किनारे बसे इलाके के लोग झेल रहे हैं। वैशाली जिले के एक अस्पताल में करीब हफ्ते भर से पानी भरा हुआ है। इस अस्पताल में महिलाओं की डिलीवरी भी होती है और आलम अब यह है कि डिलीवरी रूम में पानी भरा हुआ है, मछलियां वहां तैर रही हैं। हमारे संवाददाता रोहित सिंह की इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए। पानी में इन मछलियों को तैरता हुआ देखकर कहीं आप ये न समझ लीजिएगा कि ये मछली पालन विभाग की कोई नर्सरी है। ये बिहार के वैशाली जिले के लालगंज का अस्पताल है। अस्पताल का ये लेबर रूम है। यहीं पर बच्चों का जन्म करवाया जाता है, लेकिन लेबर रूम पानी से लबालब है। इसमें डॉक्टर और नर्स तो नजर नहीं आ रहे, बस मछलियां तैर रही हैं। लालगंज के जिस अस्पताल के लेबर रूम में मछलियां तैर रही हैं, वहीं जा रही हैं ममता देवी। ममता देवी प्रेग्नेंट हैं और बच्चे के जन्म के लिए ही उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। घुटने भर पानी में डूबकर ये अस्पताल की तरफ रवाना हो रही हैं। बिहार में बाढ़ ने किस तरीके से आम लोगों की जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, इसकी तस्वीरें दिखाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड में। और हमारे साथ आप देख सकते हैं एक गर्भवती महिला है। आपका नाम क्या हुआ? ममता कुमारी हैं। ये गर्भवती महिला हैं और इनकी डिलीवरी होनी है आज, और इसी के लिए ये लालगंज के रेफरल अस्पताल जा रही हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ममता कुमारी अपने परिवार के लोगों के साथ जो है वो इस पानी में जो है चल कर जो है वो पहुंच रही हैं रेफरल अस्पताल। और अब जरा अस्पताल का हाल देखिए। चारों तरफ पानी लगा है, हर तरफ से ये अस्पताल जलमग्न हो चुका है। अस्पताल के चारों तरफ जो है आपको पानी ही पानी नजर आएगा। जो यहाँ पे काम करने वाले लोग बता रहे हैं कि काफी दिनों से जो इसी तरीके से जलमग्न है और पिछले कुछ घंटों में जो है पानी और ज्यादा जो है अस्पताल में वो बढ़ा है। अस्पताल के भीतर 1 फुट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। अस्पताल के भीतर मरीज हैं और डॉक्टर्स भी हैं। अस्पताल में भले ही पानी भरा है, लेकिन डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से तैनात हैं। कहते हैं कि पानी निकालना उनका काम तो है ही नहीं। तो पानी आपदा है, सबके साथ है, हम लोग के साथ थोड़े है। हर जगह है, व्यवस्था नहीं है कोई निकालने का। पूरा पानी पीछे से आ रहा है, बांध कहीं टूटा हुआ है। आप लोग मतलब कुछ कोशिश नहीं कर रहे पानी निकलने की? कोशिश हम लोग क्या करेंगे, पानी हम लोग निकालेंगे इसमें से। इस अस्पताल में जिनका इलाज हो गया वो बाहर कैसे जा रहे हैं, जरा इसका भी मंजर देख लीजिए। प्रीति देवी ने इस अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया है। उन्हें उनके परिजन करीब घुटने भर पानी में स्ट्रेचर के सहारे बाहर ले जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए एक मरीज है प्रीति देवी, जिनकी अभी डिलीवरी हुई है और उसके बाद वो नवजात बच्चे को लेकर जो है उनके परिजन वापस अपने घर जा रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं किस हालत में यहाँ प्रीति देवी हैं। बच्चे को जन्म देने के बाद इस तरीके से उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर पानी में होते हुए जो है सूखे सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। ये गंडक नदी का प्रकोप है। नदी में बाढ़ की वजह से आसपास के इलाकों का हाल बुरा है। लोग नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हैं। इन्हीं हालात में मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं और अपना इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरीके से इस इलाके में खासकर अगर बात करें तो हालात अभी बिल्कुल नरक जैसे बने हुए हैं और इसी में जो है लोगों को अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ रोहित सिंह, लालगंज, वैशाली, आज तक।